लव जिहाद। शिवेंद्र। मेरे साथ एक गौरैया रहती है। अभी कल ही की बात है। एक गौरैया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे फ्लैट में आई, लैंड इंस्पेक्शन के लिए। जहां तक मुझे पता है, पक्षी आजाद होते हैं और शादी नहीं करते। गौरैया को अपना घर बनाना था। मुंबई में ये सोचना भी बड़ी बात है, अपना घर। उसका बॉयफ्रेंड उससे बहस करता रहा, लेकिन अलमारी के ऊपर दो अटैचियों के बीच में उसने वो जगह तलाश ली और मुझे बिना कोई टोकन दिए ही घर बनाना शुरू भी कर दिया। वो जब तब बाहर जाती और एक तिनका चोंच में दबाए खिड़की से अंदर आ जाती। मैंने खिड़की बंद कर दी। अब की वो चोंच में तिनका दबाए बाहर इंतजार करती रही। मैं कमरे के भीतर से उसे देखता रहा। वो खिड़की से बिल्कुल सटी हुई उस रस्सी पर टंगी रही जिस पर मैं कपड़े टांगता हूं। वो मेरी ही चीजों का इस्तेमाल मेरे ही खिलाफ कर रही थी। मैंने भी जिद कर ली, जिद नापने की। उसे पता होना चाहिए कि ये घर किसका है। आखिर वो थक गई और लौट गई। मैं मुस्कुराया। मुझसे जिद में सिर्फ मेरा भाई ही जीत पाता था। मैंने खिड़की खोल दी और बस अगले ही पल वो ची ची करती कमरे के अंदर थी। मैं समझ गया। 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाली रणनीति से उसने मुझे मात दी थी। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं। अब की मैंने उसे अंदर ही बंद कर दिया। सारा दिन वो कभी पंखे के डेने पर बैठकर झूला झूलती, तो कभी रसोई में बर्तनों से खेलती रही। खेलने से ऊब कर वो दूसरे कमरे में जाकर किताब पढ़ने लगी। तब मैंने खिड़की खोल दी और वो झट खिड़की से कूदकर अपनी आजाद दुनिया में चली गई। मैं निश्चिंत था कि कल की कैद से उसे सबक मिल गया होगा और आज वो यहां आने की जरूरत नहीं करेगी। लेकिन उसने तो कल ही तय कर लिया था कि उसे घर यहीं बनाना है, मेरे घर के भीतर। आंख खुलते ही मैंने उसे कमरे के भीतर पाया। लेकिन आज वो सतर्क है और मुझ पर नजर रखे हुए है। जब भी मैं खिड़की के पास आता हूं, वो बाहर फुर्र हो जाती है और वापस तभी आती है जब मैं लिख रहा होता हूं। उसने एक ही दिन में पता कर लिया कि लिखते समय मैं जल्दी नहीं उठता। उसे मेरा एतबार नहीं, फिर भी उसने मेरे साथ रहना ही तय किया है। सोचता हूं कि इतना साहस कितने लोगों में होता है। अब हम साथ रहने वाले हैं। वो मेरा पानी नहीं पीती, मेरा खाना नहीं खाती, वो सिर्फ मेरे साथ रहती है। मुझे सुबह जगा देना, रात मैंने उससे कहा था। उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो सो चुकी थी। उसकी रात मेरी रात से अलग है और उसकी सुबह मेरी सुबह से जुदा। मेरी सुबह दोपहर में होती है। वो मेरे लिए गीत नहीं गाती और ना ही नाश्ते पर मेरा इंतजार करती है। उसे जब आना होता है तब आती है और बिना मुझसे पूछे चली भी जाती है। वो इतनी आजाद है कि उसे मेरी परवाह नहीं। मैंने कटोरे में भरकर पानी जंगले के बाहर रख दिया। उसने पानी नहीं पिया। मैंने चावल के कुछ दाने उसे खाने को दिए। वो कमरे में सूखते रहे। वो जानती है आदमी की नीयत। उसे पता है कि अन्न की कीमत अदा करनी होती है। उसके पंख अनमोल हैं। उसे अपनी आजादी गिरवी नहीं रखनी। वो सिर्फ मेरे साथ रहती है। खिड़की के दरवाजे से आती जाती वो। अब मुझे इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखना होता है कि मेरी खिड़की खुली रहे। जब भी मैं बाहर होता हूं, खिड़की के ख्याल से घिरा रहता हूं। पार्टी में, मीटिंग में, नरेशन में एक गौरैया मेरे सामने आकर बैठ जाती है और मैं अपने आप से ही पूछता रहता हूं कि भैया, सब तो ठीक है, लेकिन खिड़की खुली तो है ना? खिड़की खुली है। बस में लौटते वक्त मैंने अपने आप से कहा। साथ बैठे आदमी ने मुझे आश्चर्य से देखा। तो क्या बंद कर दूं? मेरे लिखने के रास्ते में भी खिड़की आ गई है। अक्सर मुड़ मुड़ कर देखता हूं कि खिड़की खुली है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम खिड़की से बाहर बैठकर मेरा इंतजार करो, जैसा कि चाबी भूल जाने पर हम अक्सर किया करते हैं, या ये कि अंदर आने के लिए तुम्हें खिड़की खटखटानी पड़े। मैं अपनी खिड़की सारी रात खुली रखता हूं ताकि तुम निस्फिक्र रहो और बेखटके किसी भी वक्त वहां लौट सको जहां तुम रहती हो। मैंने खिड़की से सारे पर्दे भी उतार लिए हैं ताकि तुम्हारे घोंसले तक भरपूर धूप जा सके। वैसे भी अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जब हमें साथ ही रहना है तो क्यों ना हम दोस्त की तरह रहें, कि जब हम साथ बैठें तो एक दूसरे से अपना सच कह सकें और अपने बहाने किसी और के लिए बचा कर रख लें। गौरैया, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। तुम्हें लगता है कि मेरी और बहेलिये की जात एक ही है। मेरा देखना तुम्हें लग्गी के लासे सा लगता है और मेरा इंतजार बाज सा। इसलिए अगर तुम चाहो तो बेशक अपने घोंसले का दरवाजा बंद रख सकती हो। लेकिन अभी, जबकि मैं जानता हूं कि तुम अपना घोंसला बुन रही हो, उसमें कुछ हरे तिनके रखना,
और एक खिड़की बुनना, ताकि मैं भी तुम तक आ सकूं, वैसे ही जैसे तुम मेरी खिड़की से आती जाती रहती हो। गर्ल्स आर नॉट अलाउड हियर, मैंने पहले ही कहा था। मैं अभी सो ही रहा था कि घंटी बजी। एक बार, दो बार, बार बार। मेरी हर करवट पर वो और भी क्रुद्ध होती रही। दरवाजे पर कुछ फुसफुसाहटें बोल रही थी। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इस सोसाइटी में बैचलर्स को मत अलाउ कीजिए। नहीं नहीं, बात बैचलर्स की नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जहां भी रहते हैं माहौल खराब करते हैं। देखना, वो अभी भी कमरे में ही होगी। घंटी ने अब की मुझ पर आक्रमण कर दिया, जैसे बंद कमरे से एकदम निकल भागना चाहती हो। आखिरकार मैंने दरवाजा खोला। बाहर कुल 5 लोग खड़े थे। मेरा फ्लैट ओनर, ब्रोकर, अड़ोसी, पड़ोसी और चौकीदार। मेरी नींद ने उन्हें देखा और फिर से आकर सो गई। दरवाजा खुला था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर में ये सोचकर कि ये फ्लैट तो मेरा ही है। फ्लैट ओनर अंदर आ गया। बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई। ओनर कुछ देर खड़ा मुझे सोता देखता रहा, फिर कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाने लगा। अड़ोसी और पड़ोसी उसे बाहर ही से मोटिवेट करते रहे। मेरी नींद भी अब अंगड़ाई लेकर बैठ गई थी। कहाँ है वो? फ्लैट ओनर ने पूछा। मैंने अलमारी की ओर देखा, घोंसला खाली था। वो अभी बाहर गई है, मैंने कहा। फ्लैट ओनर को चढ़ाकर भेजा गया था। आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने ब्रोकर की ओर देखा। फ्लैट ओनर की आड़ में वो भी अंदर आ गया। मैंने इसे फ्लैट दिखाते वक्त ही कहा था कि नहीं? उसने मुझसे पूछा। मुझे याद नहीं आ रहा था कि उसने मुझसे क्या कहा था। मैं चुप रहा। मेरी चुप्पी को पराजय समझा गया। सुधर जाइए, फ्लैट ओनर ने गुस्से में कहा, या ये फ्लैट खाली कर दीजिए। और अगर आप फ्लैट खाली करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका डिपॉजिट भी वापस नहीं होगा। ब्रोकर ने जोड़ा। कब तक आएगी वो? बाहर खड़ा अड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ चुपके से कमरे में आ गया। अब सिर्फ चौकीदार बाहर खड़ा था और उसके पैर भी अंदर आने को कुलबुला रहे थे। अक्सर वो शाम तक आ जाती है, मैंने कहा। अब क्या वो भी यहीं रहेगी? पड़ोसी ने पूछा। जी, मैंने बहुत कोशिश की कि वो यहां न रहे, लेकिन उसने यही तय किया है। मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई। आप किसी को फ्लैट सबलेट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है, ब्रोकर फ्लैट ओनर की ओर से बोला। लेकिन मैं उससे किराया नहीं लेता, मैंने कहा। जो भी हो, वो यहां नहीं रह सकती। रूल इज रूल। फ्लैट ओनर ने अपने दोनों पैर मोड़कर कुर्सी पर रख लिए और न मैं ऐसे सर हिलाने लगा कि अब मेरे कुछ भी कहने का फायदा नहीं। मैंने चौकीदार को देखा। वो शायद इसी इंतजार में था कि कब उसे कुछ कहने का मौका मिले। वो कमरे में आ गया और छल्लाहट से बोला, सर, ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने इनसे बस इतना कहा था कि रात आप उसे कहानी सुना रहे थे और वो सारी रात हुंकारा भरती रही। हाँ, तो उसके हुंकारे से इन्हें क्या तकलीफ है? मैंने पूछा। अब की फ्लैट ओनर को गुस्सा आ गया। गर्ल्स आर नॉट अलाउड हियर, वो गुस्से से बोला। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। लेकिन वो एक गौरैया है, चौकीदार चीखा। अब की वो भी अपना आपा खो बैठा था। मैं सुबह से आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। गौरैया? सभी ने आश्चर्य से मुझे देखा। आपके साथ कोई लड़की नहीं रहती? फ्लैट ओनर ने पूछा। मेरे साथ एक गौरैया रहती है, मैंने कहा। कितना मुश्किल है एक कमरे में 2 आजाद लोगों का रहना। बाहर धूप थी और बारिश हो रही थी। भीतर बहुत दिनों से ठहरे हुए कुछ भाव थे जो शब्द बन रहे थे। देखो, धूप वाली बारिश, गौरैया चहकी। कभी उसकी इस चहक में मैं भी शामिल हो सकता था, लेकिन अभी मैं लिख रहा था। जरूर आज किसी सियार का ब्याह होगा, वो फिर बोली। उसके बोलने से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। सोचा मना कर दूं, फिर चुप रहा। मेरे मना करने से कौन सा वो मानने वाली है? वो वही करती है जो उसका मन होता है। क्या मैं आज अपने कुछ दोस्तों को घर बुला लूं? उसने पूछा। वो शायद पहली बार पूछ रही थी। उसकी आवाज में किसी को भी दीवाना कर देने की हद तक अदा थी। मेरा लिखना भटक रहा था। आज नहीं, मैंने लिखने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, ये घर तो तुम्हारा है ना, यहां मेरे दोस्त क्यों आएंगे? वो गहरी नाराजगी से बोली। अब कि मुझे लिखना रोकना पड़ा। मैं उसकी ओर पलटा।
क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना कि मेरा। हाँ, ये तो कहने की बात है। एग्रीमेंट पर तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। हाँ हाँ, वो इसलिए क्योंकि एग्रीमेंट आदमियों के नाम से बनता है। यही तो दिक्कत है। आदमी हर चीज को अपने नाम करते जा रहा है और अब हमें पेड़ पर भी घोंसला बनाने के लिए तुम लोगों से इजाजत लेनी पड़ती है। यार, अब तुम खामखा की बहस कर रही हो। चुप करो, मैं एक कहानी खत्म कर रहा हूं। मेरे दोस्त आएंगे। उसने अपना निर्णय सुनाया। उनके आने से मुझे डिस्टरबेंस होगा। मैंने रिक्वेस्ट सी की। और तुम जो रात रात भर फिल्में देखते रहते हो, क्या मैं डिस्टर्ब नहीं होती? बित्ते से भी छोटी चिड़िया और झट से पलटकर जवाब देती है। मन कर रहा था उसका अंडा फेंककर उसके सर पर मारूं, पर मन मसोस कर लिखने बैठ गया। ऐसी बदतमीज गौरैया किसी लेखक के साथ न रहे। मैं लिख रहा था और वो कुछ गुनगुनाने लगी। वो चाहती थी कि मैं उसे सुनूं। मैं चाहता था कि वो अपने घोंसले में जाकर चुप मार के बैठे और ज्यादा से ज्यादा अलमारी के ऊपर से अपनी छोटी सी गर्दन उचकाकर चुपचाप मेरा लिखना देखती रहे। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है? वो सुर मिलाती रही। मैं मन ही मन भुनता रहा। फिर जब एकदम नहीं रहा गया तो मैंने गुस्से को जब्त करके आराम से कहा, तुम थोड़ी देर बाद गा लेना प्लीज। तुम थोड़ी देर बाद लिख लोगे प्लीज, उसने जवाब दिया। दो आजादियां एक कमरे में टकरा रही थीं। मुझे गुस्सा रोकना मुश्किल पड़ रहा था। मेरे मन में बहुत सारी बातें घूम रही हैं। अभी मेरा लिखना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी आवाज को नीची रखने की कोशिश की। मेरे पास भी एक कहानी है, सुनाती हूं। तुम पहले वो कहानी लिखो। नहीं, चुप रहो प्लीज। मैं चीखा, लेकिन इसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो कहानी सुनाने लगी। एक थी बिल्ली। मुझे नहीं सुननी किसी बिल्ली विल्ली की कहानी, मैं बोला, और मैंने अपने कान में रुई डाल ली और चादर ओढ़कर झूठ मूठ का सो गया। जब ये बोल बोल कर थक जाएगी तब उठूंगा और लिखूंगा, मैंने सोचा। वो कहानी जरूर कहती रही होगी। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सुन रहा हूं या नहीं। उसे सुनने वाले मेरे अलावा भी बहुत से लोग हैं। जब मैं सोकर उठा तो मेरे सामने एक लोहार खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। मैं पल भर को सिमटकर कोने में दुबक गया। फिर मैंने डरते हुए पूछा, भाई कौन हो तुम? वो कुछ बोला नहीं, बस एक बार उसने अलमारी की ओर देखा। अलमारी पर गौरैया बैठी थी। वो शायद मुझे सोते हुए देखती रही थी। मुझे जागता देखकर मुस्कुराकर बोली, वो एक बिल्ली थी ना? कौन बिल्ली? अरे, मैंने अभी तुम्हें एक कहानी नहीं सुनाई कि एक बिल्ली थी और वो हर वो चीज खा जाती थी जो उसके रास्ते में आती थी। खाते खाते उसने सारा संसार खा लिया। जब उसने सब कुछ खा लिया तो बेचैन हो उठी कि अब पृथ्वी उसके भीतर ही घूमती थी और उसके पेट में ही आदमी खटिया बिछाकर सोने लगा था। तब एक लोहार आया और जब बिल्ली उसे भी खाने आगे बढ़ी तो लोहार ने एक हथौड़ा मारकर बिल्ली का पेट फाड़ दिया और सारी दुनिया बिल्ली के पेट से निकलकर बाहर आ गई। तब बिल्ली को राहत मिली। ये वही बिल्ली है? मैंने पूछा। नहीं, ये वही लोहार है। हाँ, लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? तुम्हारा मन भी तो बहुत भरा हुआ है ना? इसका एक हथौड़ा खा लो, सब बाहर आ जाएगा। गौरैया! मैं जोर से चिल्लाया और उसके पीछे पागलों की तरह भागा। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गौरैया हंसते हुए खिड़की से बाहर कूद गई। मेरे भागने की सीमाएं थीं। मैं उड़ नहीं सकता था। गौरैया सामने लिप्टस के पेड़ पर बैठी जोर जोर से हंसने लगी। मैंने चिढ़कर खिड़की पर जोर से मुक्का मारा। कितना मुश्किल है एक कमरे में रहना मेरा और तुम्हारा। और धड़ाम से मैंने खिड़की बंद कर दी। वो लोहार अब भी कमरे में खड़ा मुझे ताक रहा था। ऐसे क्या ताक रहे हो? क्या बिना हथौड़ा मारे जाओगे नहीं? नहीं, तुम्हें हथौड़े की नहीं सिगरेट की जरूरत है। वो मुस्कुराया। अचानक से उसकी बात मुझे सच लगी। तुम्हारे पास है क्या? मैंने प्यार से पूछा। मेरे पास है, गौरैया बोली। यार एक दो ना प्लीज, मुझे सचमुच इस समय एक सिगरेट की बहुत जरूरत थी। पहले खिड़की तो खोलो, वो मुस्कुरा कर बोली। मैंने अपने दिल की खिड़की खोल दी। वो भीतर आ गई। हमने एक सिगरेट जलाई और हम बारी बारी से पीने लगे। सिगरेट पीते हुए वो फिर से बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे मन के भाव बिना किसी एफर्ट के शब्द लेने लगे। मुझे अच्छी लगने लगी है सिगरेट पीती और कार चलाती लड़कियां। लगा जिंदगी में और कुछ हो न हो, साथ सिगरेट पीने वाली एक गौरैया जरूर होनी चाहिए। तुम्हारे साथ रहना तो बहुत मुश्किल है गौरैया।
लेकिन तुम्हारे साथ एक सिगरेट शेयर करने के सुख के लिए मैं दुनिया की तमाम दुश्वारियां सहने को तैयार हूं। तुम हमारे घोंसला उजाड़ हो। पतझड़ के कुछ यही दिन थे जब गौरैया ने मेरे साथ रहना शुरू किया था। मुझे तारीख याद नहीं रहती और उसे कैलेंडर से कोई मतलब नहीं, मगर हम दोनों ही मौसम पहचानते हैं। टूटते मौसम के इन्हीं शुरुआती दिनों में मैंने अपनी खिड़की उसके लिए खोल दी थी और उसने अपनी जिंदगी में कुछ हरे तिनके रखे थे और मेरे लिए एक खिड़की बुनी थी। इस एक साल में मेरे दोस्त यहाँ आते रहे और उन्हें आश्चर्य होता रहा कि मेरे साथ एक गौरैया रहती है। उनका कहना था कि गौरैया तो अब गांव में नहीं बची, लेकिन तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में ये ऐसे रह रही है जैसे किसी बरगद की शाख पर हो। घर वाले कहते हैं कि मुझ में बाबा के लक्षण हैं। वे भी आदमियों से अधिक गौरैया, गिलहरी, मैना और नीलकंठ का ख्याल रखते हैं। दादी के बरबराने के बावजूद वे ज्यादा जूठन गिराते हैं ताकि आसपास रहने वाले जीव जंतु भरपेट खा सकें। और सबके लाख कहने के बाद भी उन्होंने घर में ऐसे रोशनदान और बिलुक्के खुले छोड़ रखे हैं जिनकी आदमियों को कोई जरूरत नहीं, मगर जहां कबूतर और मैना अपनी जिंदगी बसा सकते हैं। और मैंने खुद देखा है, जब एक नीलकंठ ने हमारे घर में एक अपेक्षाकृत नीची खोहगढ़ में घोंसला लगा लिया था, तो वे उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह अगोरते थे। लोग कहते हैं कि बाबा ने अपने मलिकाना में बनाया कुछ नहीं और जियान बहुत किया, मगर लोग ये भी कहते हैं कि आज हमारे परिवार में जो कुछ भी बन रहा है सब उन्हीं के पुण्य का प्रताप है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर एक आदमी का पुण्य उसके परिवार को जाता है तो फिर सभी आदमियों का पुण्य हर इंसान को जरूर जाता होगा। आखिर हम सब एक परिवार ही तो हैं। तो अगर हर आदमी एक चिड़िया को अपने घर में घोंसला बनाने जितनी जगह दे दे या पार्किंग घटाकर वहां कार के बदले एक पेड़ रखे, तो दुनिया में इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि आदमियों का सिर्फ बनेगा और बिगड़ेगा कुछ नहीं। इसीलिए मैं गौरैया की बहुत फिक्र करता रहा हूं। आज बहुत दिनों बाद गौरैया का बॉयफ्रेंड लौटा। हमने एक दूसरे से बातचीत की और उसने मुस्कुराकर मुझे वो अंगूठी दिखाई जिसे कमाने के लिए वो घर से इतने दिनों तक दूर रहा था। आज मेरी गौरैया के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, इसलिए उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं घर से बाहर चला गया। मगर मुझसे एक भूल हो गई। निकलते वक्त मैंने पंखा बंद नहीं किया। गौरैया ने इसके लिए मुझे एक बार डांटा भी था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस लापरवाही के कारण कितने लोगों के घर टूट जाते हैं? मैंने पूछा था, आखिर मेरे पंखे का किसी के घर टूटने से क्या संबंध है? तुम लोग ये जो बेवजह बिजली खपत करते हो, इसके लिए नर्मदा की दीवार 3 फीट और ऊंची करनी पड़ती है और गांव के गांव विस्थापित हो जाते हैं, मालूम? उस दिन की डांट के बाद मुझसे ये गलती फिर कभी नहीं हुई, मगर आज जब मैंने घर में कदम रखा तो जी सन्न सा हो गया। मेरी छोटी सी गलती किसी की जिंदगी लील चुकी थी। फर्श पर गौरैया का बॉयफ्रेंड मरा पड़ा था। गौरैया सदमे में बैठी थी। उसकी चोंच में बॉयफ्रेंड द्वारा दी गई अंगूठी थी। वक्त ठहर चुका था, मगर पंखा अब भी चक्र की तरह घूम रहा था। उसने एक जिंदगी उजाड़ दी थी, लेकिन उसकी नसों में जो बिजली थी उसे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम हमरे घोंसला उजाड़ हो, गौरैया रोते हुए बोली। तुम आदमी इस लायक ही नहीं कि हम तुम्हारे साथ रह सकें। देखना एक दिन सभी पक्षी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। वो जंगलों को लौट जाएंगे और तुम्हारे घरों की ओर मुड़कर भी नहीं देखेंगे। वो रोते हुए कमरे से बाहर उड़ गई। मैं पंखे को घूरता खड़ा रहा। अब कोई चिड़िया किसी आदमी के लिए अपने घोंसले में हरे तिनके नहीं रखेगी, वो खिड़की नहीं बुनेगी। अब कोई गौरैया किसी आदमी के साथ नहीं रहेगी। गौरैया मेरी जिंदगी से इस तरह अचानक चली जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब मुझे अपने बाबा याद आ रहे हैं, जिनकी जिंदगी में ये समय धीरे धीरे आया था। प्रेम, रिश्ते और पंछी धीरे धीरे अलोपित हुए थे। अब मुझे बाबा समझ आ रहे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों वो कौओं को रोटी खिलाते हैं, क्यों नीलकंठ के बच्चों को अपने बच्चों की तरह अगोरते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों वो सिर्फ अपने नाती पोतों के लिए नहीं, बल्कि मोहल्ले भर के बच्चों के लिए बर्फ और संपपड़ी खरीदते हैं। कोई समझे या न समझे, मगर मैं समझ पा रहा हूं कि बाबा अपनी संपत्ति, समय और जिंदगी जियान करके जीवन भर आखिर क्या बचाने की कोशिश करते रहे हैं। गौरैया के जाने के बाद मैं समझ पा रहा हूं कि मैंने क्या खो दिया है। लौट आओ गौरैया,
लौट आओ। मैं रात भर रोता रहा, रात भर, मगर गौरैया नहीं आई। रोते रोते मुझे नींद आ गई। नींद में सपना और सपने में गौरैया। वो खिड़की के बाहर कपड़े टांगने की रस्सी पर बैठी हुई है और कमरे में चलते पंखे को घूर रही है। अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह होती तो तुम अपना ये पंखा उतार देते, वो मुझसे बोली। सपने में मुझे कोई दुख नहीं है। मैं गौरैया की बात सुनकर मुस्कुरा रहा हूं। अगर मेरे बाबा होते तो यही करते, मगर मैं अपना बाबा नहीं हूं और न ही ये बाबा वाला समय है। तुम लोग उन चीजों के आदी हो चुके हो जो सृष्टि को धीरे धीरे मार रही है। आदमी अब उन चीजों के बिना जी भी नहीं सकता जिनकी एक समय में कोई जरूरत ही नहीं थी, वो बोली। सपने में अब मैं एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हूं जिस पर एक पंखा बंधा हुआ है और मुझे पेड़ की नहीं बल्कि पंखे की हवा लग रही है। मेरे होठों पर एक क्रूर हंसी है। हम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं गौरैया, मैंने कहा, और हमें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है। जाओ, चली जाओ यहां से। गौरैया कुछ पल मुझे देखती रही, कुछ प्रेम, कुछ पीड़ा और कुछ कठोरता से। तुम में और इस पंखे में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी नसों में भी अब वही बिजली दौड़ने लगी है, वो बोली और मेरे सपने से भी फुर्र हो गई। अचानक मेरी नींद खुली और मैंने पाया कि अपने सामने एक कड़वा सवाल। क्या सचमुच मुझ में और पंखे में कोई फर्क नहीं? मैंने पंखे को देखा, वो अब भी चल रहा है। नहीं नहीं, मैं पंखा नहीं, मैंने खुद से कहा। मुझे फर्क पड़ता है और मैंने पंखे की नसों में दौड़ती बिजली को बंद कर दिया और उसे उतारकर नीचे रख दिया। गौरैया, मैं जानता हूं कि मैं इस लायक नहीं कि तुम्हारी संगत पा सकूं, तुम्हारे गीत सुन सकूं, तुमसे झगड़ सकूं, तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी सकूं, हर सुबह तुम्हारे चले जाने के बाद कमरे में रह गई तुम्हारे रहने को महसूस कर सकूं, हर शाम तुम्हारे लौटने का इंतजार कर सकूं। लेकिन फिर भी यदि संभव हो तो मुझे माफ कर देना और मेरे पास लौट आना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं जानता हूं कि अब इन आंसुओं का कोई अर्थ नहीं। अब गौरैया कभी नहीं लौटेगी। मगर तभी मुझे एक जानी पहचानी ऊष्मा महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा तो वो कपड़े टांगने की रस्सी पर बैठी हुई थी। मेरे होठों पर जान बच जाने जितनी खुशी आ गई। मैंने अपने आंसू पोंछे। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना गौरैया, मैंने कहा। फिर कभी मुझे जाने की वजह मत देना आदमी, गौरैया बोली। क्या तुम उठा लाओगे एक ही बार में एक स्त्री की तमाम रातें? क्या तुम्हें दाम्पत्य दे दिया गया? क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत, अपनी ताकत से? तुम उठा लाए एक ही बार में एक स्त्री की तमाम रातें, उसके निधन के बाद की भी रातें? आलोक धनवा। ये व्यक्ति स्त्री विरोधी है, गौरैया बोली। मुझे आश्चर्य हुआ। वो आलोक धनवा के बारे में कुछ भी नहीं जानती। न तो ये कि आहा, ये आदमी कितना संवेदनशील है, और न ही ये कि अरे, ये तो बस कविताओं में संवेदनशील है और जिंदगी में नहीं। उसे मैं भागी हुई लड़कियां भी पहली बार सुना रहा हूं, और उस पर भी एकदम से ये कमेंट। और ऐसा क्यों? मैंने पूछा। क्या एक स्त्री के पास सिर्फ उसकी रातें होती हैं, उसका दिन नहीं? गौरैया गुस्से से बोली। मैंने सर हिलाया और ये जाना कि बाल का खाल कैसे निकाला जाता है। जब तुम किसी लड़की से शादी करना तो उसके दिन के बारे में पूछना। वो मुस्कुराई। तुम नहीं करोगी मुझसे शादी? मैंने पूछा। पागल हो? वो हंसी। मैं गौरैया हूं, कोई लड़की नहीं। ओ हाँ, मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी, वो बोली और मुझे अकेला छोड़कर उड़ गई, मेरी पहुंच से बहुत दूर। जब वो लौटेगी तो उसके पास हजारों किस्से होंगे, नए पेड़ों और फूलों से जोड़े गए नए नाते होंगे। कुछ बीघे आकाश होगा, धूप की कड़वाहट होगी, जाड़े का गुलाबीपन होगा। उसकी खुद की बहुत सी सुबहें होंगी, न जाने कितनों की चुरा ली गई शामें भी होंगी। थकान होगी, थकने का सुकून होगा। असल में वो चीज होगी जिसे हम झूठ मूठ में जिंदगी कहते हैं। 3 बसंत बीत गए, वो नहीं आई। समय को मौसमों से नापना मैंने उसी से सीखा है। कभी कभी मैं उसके घोंसले में झांकता, वहां सिर्फ तिनके हैं, उसे जीने के लिए और कोई आराम नहीं चाहिए। वैसे भी वो अपनी जिंदगी बाहर जीती है और घर में सिर्फ सुस्ताने आती है। वो अब तक थकी नहीं।
मैं उसके बारे में सोचता और निराश होता। उसके बिना दुनिया मुझे अपने चंगुल में फांसती चली जा रही थी। घर में सामान, देह में आलस, बैंक में लोन और आत्मा में तनाव बढ़ रहा है और घर का दबाव अलग से। अब नहीं तो आखिर कब करोगे शादी? टरकाने की भी एक सीमा होती है। एक समय के बाद लड़ने की इच्छा तक मर जाती है। तब हम अपने गिटार, तलवार, सपने और प्रेम को एक सुंदर पिटारी में बंद करते हैं और उसे समंदर की लहरों को सौंप आते हैं। मैंने शादी के लिए हां कर दी और उसी दिन गौरैया अपनी लंबी उड़ान से थकी हारी, खुश, बिल्कुल मगन वापस लौटी। तुम? मैं उसे इतने लंबे समय बाद देखकर हैरान था। तुम्हें पता था कि मैं आज आने वाली हूं? वो हंस रही है, शायद मुझे देखकर। क्या बात है, मेरे स्वागत में बिल्कुल तैयार बैठे हो, सूट, बूट, टाई हैं? मैं शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूं, मैंने कहा। उसकी चोंच खुली की खुली रह गई। वो आंखों में प्रश्न लिए मुझे देखती रही एक टक। मुझे लगा था कि अब तुम कभी भी नहीं आओगी, मैंने सफाई दी। और मैंने सोचा था कि तुम जिंदगी भर मेरा इंतजार कर सकते हो। उसकी आंखें भर आईं। गौरैया के बाहर आते ही कुछ भौरे मंडराने लगे थे। अब भी इस देश में आजादी के दीवाने हजारों हैं। अब जाओ या खिड़की बंद करने के लिए रुके हो? गौरैया गुस्से में बोली। मैं क्यों रुका था क्या पता। वो क्यों गुस्सा थी कौन जाने। पिछले 3 साल की चुप्पी हमारे बीच थी। मैं उसे तोड़ सकता हूं, मगर हर बार मैं ही अपना अहम क्यों तोड़ूं? अगर गौरैया को गुस्सा होने का हक है तो आदमियों को भी तो नाराज रहने की आजादी मिलनी चाहिए। मैं दरवाजे से बाहर आ गया, लेकिन लगा कि कुछ भूल आया हूं और इसी बहाने भीतर जाकर एक बार देखना चाहिए कि क्या सचमुच गौरैया को कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने क्यों मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने ही कमरे में दाखिल हो सकूं। मेरे सामने रसगुल्ले, गुलाब जामुन और समोसे सजा दिए गए हैं और मैं सोच रहा हूं कि किसी की जिंदगी की सारी मिठास और सारा नमक क्या मैं एक ही बार में उठा लूं? क्या मुझ में इतनी ताकत है? क्या मेरी इतनी हैसियत है? 2 बहुत ज़हीन हाथ इन्हें बारी बारी मेरे लिए परोस रहे हैं। वो हाथ भी मुझे परोसे गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से मेरी हैसियत इतनी बढ़ गई है? जो हुआ है क्या एक ही दिन में हुआ है या उसे होने में सदियों लगे हैं? क्या ये अपने आप हुआ है या इसके पीछे बरसों की साजिशें हैं? लगता है आपको मेरा बनाया कुछ पसंद नहीं आया। लड़की इस बहाने से शायद अपने बारे में पूछ रही थी। मैंने देखा कि अब हम कमरे में अकेले रह गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बस निर्णय नहीं ले पा रहा, मैंने कहा। आपको ये शादी नहीं करनी? आवाज में घबराहट थी, लेकिन इससे लड़की का मन नहीं जाना जा सकता था। ये नहीं समझा जा सकता था कि उसे मेरी न से घबराहट है या हां से। नहीं, मैंने एक प्लेट में उसके लिए मिठाई परोसी। दरअसल ये तय करने की मेरी हैसियत नहीं है। ये बात उस पहले आदमी को कहनी चाहिए थी जिसे पहले पहल एक ही बार में किसी लड़की के 7 जन्म परोस दिए गए थे, जो एक ही बार में एक स्त्री की तमाम रातें उठा लाया था और दिन भी। मगर ये कहने के लिए अब भी देर नहीं हुई थी। ये शादी सिर्फ मुझे नहीं करनी, हमें करनी है। और हमें अपनी जिंदगी इन मिठाइयों और समोसों के साथ नहीं काटनी, प्यार के साथ चलानी है। और उसके लिए हम लोग बिल्कुल अनजान हैं। मैंने समझाने की शुरुआत की। उसे लगा कि मैं इनकार की भूमिका बांध रहा हूं। लेकिन जिन 2 लोगों को प्यार होता है वे कभी न कभी तो एक दूसरे के लिए अनजान ही होते हैं ना। उसने मुझे टोका। फिर यह सोचकर कि उसके टोकने का मैं बुरा न मान जाऊं, वो जरा सा मुस्कुराई और पहली बार हमारी नजरें मिली। मैं अपनी बात नहीं कह रहा था। मेरे पास हां कहने के लिए प्यार के अलावा भी और लालच हो सकते हैं, लेकिन आपके पास किसी अनजान की हां में हां कहने की कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरी कोई हैसियत नहीं, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि सिर्फ अपनी एक हां पर आपको ब्याह ले। शादी आपकी आजादी है और चुनना आपका भी अधिकार है। लड़की हंसी। क्या हुआ? मैंने पूछा। नहीं, आप मुझे जो आजादी दे रहे हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ऐसी आजादी हर लड़का दे तो उन्हें समोसे खिलाने में हमें बुरा नहीं लगेगा। बाहर हंसी मजाक किए जा रहे हैं। बारी बारी से छोटे बच्चों को हमारे कमरे में भेजा जा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतनी देर क्यों लग रही है, लेकिन देर वो कर रही थी अपना निर्णय लेने में। मैंने
ज्यादा दुनिया नहीं देखी है। बहुत सोच विचार के बाद उसने कहना शुरू किया। और आपको देख सुनकर लगता है कि आप भी दुनिया में कम और कल्पनाओं में ज्यादा रहे हैं। ऐसे में हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? एक पल मौन रहकर उसने सोचा कि उसे यह बात नहीं कहनी चाहिए या कहनी चाहिए। फिर अपनी सारी हिम्मत बटोरकर वो बोली, देखिए, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। आपने मुझे चुनने की आजादी दी, इसके लिए थैंक यू। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ और लोगों को गुलाब जामुन और समोसे खिलाने चाहिए। आदमी कितना भी उदार हो जाए, अपना नकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बहुत बुरा लगा और लगा कि जिसने भी स्त्रियों से उनके अधिकार छीने थे, दुनिया के लिए पता नहीं, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल ठीक किया था। और मन हुआ कि मैं शादी के लिए हां कर दूं, फिर देखता हूं कि ये क्या कर लेती है। आप और समोसा लेंगे? उसने पूछा। हां, लेकिन मुझसे सिर्फ समोसे के लिए ही हां हो पाई। मैं दुखी मन से घर लौटा तो पाया कि पूरे कमरे में पक्षियों के खाने की चीजें बिखरी हुई हैं। ब्रेड के टुकड़े, मरे हुए पतिंगे, चावल के दाने। तुम लोगों ने आज पार्टी की? हाँ, बैचलर पार्टी। गौरैया चहकी। तो जिसकी शादी हो रही है उसके घर में जाकर करनी थी ना पार्टी? मैंने उसे डांटा। मेरी ही शादी हो रही है, गौरैया बोली। तुम शादी कर रही हो? मैंने आश्चर्य से पूछा। तुम भी तो कर रहे हो, उसने पलटकर जवाब दिया। आदमियों की तो मजबूरी होती है, मगर मैं सोचता था कि पक्षी आजाद होते हैं। वो लड़कियों की तरह शादी ब्याह के बंधन को नहीं पालते। आदमी हमेशा गलत सोचते हैं। कभी कभी बहुत आजाद होना भी थोड़ा बोझिल हो जाता है। वो कुछ दुखी लगी। मतलब? मैं बात को ठीक से समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। तुम नहीं समझोगे, जाओ जाकर अपनी शादी करो। किससे? क्यों? जिसे देखने गए थे वो पसंद नहीं आई? मैं चुप रहा। बुद्धि कह रही थी कि इसे मत बताओ, ये सुनेगी तो हंसेगी, मगर मन नहीं मान रहा था। गौरैया की यही खासियत है, मैं उससे कुछ नहीं छिपा पाता। मुझे तो लड़की बहुत पसंद थी, मगर उसी ने मना कर दिया। गौरैया झट से घोंसले के बाहर आ गई। क्या? हाँ, मैं बिस्तर पर पड़ गया। गौरैया की हंसी पूरे कमरे में फुदकने लगी। वो कभी अलमारी पर बैठकर हंसती तो कभी अपनी हंसी के साथ पंखे पर झूला झूलती। वो कभी खुशी में बावली होकर किताबों पर कूद रही थी तो कभी बर्तनों पर ठोर मारते हुए अपनी सुरीली हंसी को संगीत का साथ भी ले देती। किसी ने इतनी खुश गौरैया नहीं देखी होगी। वो मुझ पर हंस रही थी, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था। मगर हंसते हंसते वो अचानक से चुप हो गई। मैंने आश्चर्य से चारों तरफ देखा। वो कमरे में कहीं नहीं थी, न तो कपड़े टांगने की रस्सी पर, न सामने पेड़ की डाल पर। दूसरे कमरे में भी नहीं। मैं किचन में आया, वो प्लेटफॉर्म पर उल्टी पड़ी हुई थी। गौरैया, गौरैया, मैंने उसे पुकारा। कोई जवाब नहीं। गौरैया, मैंने फिर से पुकारा। अब भी कोई शब्द नहीं, कोई हंसी नहीं। मैंने उसे हथेली में उठा लिया। गौरैया, मैंने उसकी पीठ सहलाई। कोई हरकत नहीं। मैं जानता हूं कि गौरैया की उम्र बहुत कम होती है, मगर इस तरह अचानक हंसते हंसते मेरे गर्म आंसू उसकी देह पर गिरने लगे। वो अचानक से उठ बैठी और फिर से हंसने लगी। तुम जिंदा हो? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ बुद्धू, मैं तो बस लोट पोट के हंस रही थी। वो मुस्कुराई। मगर तुम इतना रोते हो, कौन करेगा तुमसे शादी? मैंने अपने आंसू पोंछे और मैं मुस्कुराया। गौरैया, मैं अपने घुटनों पर झुक गया। तुम करोगी मुझसे शादी? अचानक से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो मुझे टुकुर टुकुर ताकने लगी। मैं हाथ बांधे उसके सामने खड़ा रहा। प्लीज प्लीज प्लीज। अपने घुटनों पर झुके हुए पुरुष बहुत अच्छे लगते हैं। आखिरकार वो मुस्कुरा दी। उन्हें कोई ना नहीं बोल सकता, कम से कम उस समय तो नहीं। मगर मुझे एक अर्जेंट फोन करना है, पहले मेरा जवाब तो दे दो। मैंने विनती की। विश्वास करो, ये ज्यादा जरूरी है, वो बोली और मेरा फोन लेकर कोई नंबर डायल करने लगी। हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनो, गौरैया बोली। चुपचाप अपने घर वालों से शादी के लिए ना कह दो, नहीं तो मैं न करूंगी तो तुम्हें ज्यादा बुरा लग जाएगा। हेलो, मगर अचानक से हुआ क्या?
जितना कहा बस उतना करो। और गौरैया ने फोन काट दिया। मैं अब भी अपने घुटनों पर झुका हुआ हूं। कौन था? मैंने पूछा। अरेंज मैरिज वाला, अभी अभी रिश्ता पक्का करके गया था। हाँ, अब तुम अपना सवाल जरा एक बार फिर से पूछोगे? श्योर। मैंने अपना गला साफ किया। गौरैया, विल यू प्लीज मैरी मी? वो मुझे गर्दन हिला हिला कर बहुत देर तक देखती रही। मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। गौरैया के मूड का कोई ठिकाना नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कोरें भी गीली हो गईं। मुझे लगा कि फिर से नो होने वाला है, मगर नहीं, ये खुशी के आंसू थे। यस! अब की वो चहकी। यस! मैंने गहरी सांस ली। दुनिया के शोरगुल में हम एक दूसरे के एकांत हैं। हम रोज जागते हैं, मगर कभी कभी ही ऐसा होता है कि सुबह होती है। आज सुबह हुई है। आज मैं जागा हूं और गौरैया सो रही है। मुझसे छुपकर अपने घोंसले में नहीं, मेरे पेट पर, जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा अपने पिता के पेट पर निश्चिंत सोता है, जैसे आकाश के सीने पर कोई उड़ता हुआ हवाई जहाज ठहर गया हो और सुस्ता रहा हो। मेरा इतिहास आदमियों का इतिहास है। उसका भविष्य एक गौरैया का भविष्य है। हमारे बीच एक वर्तमान भी है, लेकिन ये वर्तमान अपने इतिहास से लड़ता रहता है। ये वर्तमान अपने भविष्य के लिए लड़ता रहता है। इस वर्तमान में अविश्वास है, डर है, संदेह है, बची हुई नफरत है, कुछ बनाए गए बखेड़े हैं, थोड़े वास्तविक बैर हैं। वो पहली बार इस वर्तमान से बेखबर बेपरवाह सो रही है। पहली बार वो इतनी देर तक सो रही है। पहली बार वो इतनी निश्चिंत है। मैं जाग चुका हूं, मगर उसकी निश्चिंतता न जागे, इसलिए सो रहा हूं। उसने अपने नाखून मेरी शर्ट की फांक में फंसा दिए हैं, जैसे किसी जहाज ने लंगर डाल दिया हो, जैसे कोई नाव किनारे से जुड़ गई हो। ऐसे जुड़ते हुए नाते के बीच में जाग जाना या किसी को जगा देना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं इसीलिए सो रहा हूं। हम जागते ही लड़ते हैं, एक दूसरे के माथे दोष मढ़ते हैं। हम जागते ही अपने सुकून को शोर से भर देते हैं। जागना बुरा नहीं है, अगर हम जाग कर एक दूसरे को सुने और एक दूसरे के लिए चुप रहें, मगर हम जागते ही अपना एकांत तोड़ देते हैं। जागने का मतलब नींद का पूरा हो जाना भी है, मगर जागना हमारे समय में नींद का टूटना है, सपने का अधूरा रह जाना है। वो इसलिए सो रही है। तुम जाग गई गौरैया? मैंने दोपहर में पूछा। उसने न में सिर हिलाया। और तुम? मैं भी नहीं, मैंने उत्तर दिया। हम इसलिए सो रहे हैं। हम दो अलग अलग दुनिया से आए हैं। हम दो अलग अलग प्रजातियां हैं। आज तो आदमी से आदमी दूर है, फिर आदमी और गौरैया साथ साथ कैसे रह सकते हैं? हमारे बीच ये सवाल है। ये दुनिया है, दुनिया का सबसे बुरा दौर है। प्रेम प्रेम नहीं होता, वो लव जिहाद होता है, ऐसी अफवाह है। हमारे चाहने वालों का शोर है। पड़ोसियों का ये प्रश्न है कि आखिर कब तक सोते रहोगे तुम लोग? कभी तो तुम्हारी आंख खुलेगी, कभी तो जागोगे, कभी तो बीतेगा ये प्रेम। तब तुम लोग मानोगे कि तुम सच नहीं थे। सच सिर्फ ये दुनिया है। यहां कोई रुक नहीं सकता, किसी के लिए कोई ठहर नहीं सकता। ये मृत्युलोक है। यहां हर कुछ मर जाता है, और उस मरने तक भी आदमी खुद ही चल कर जाता है। इंतजार करो, तुम्हारा ये प्रेम भी कोई अनोखा नहीं, अमर नहीं है। इंतजार करो, तुम्हें भी अक्ल आएगी। इंतजार करो, तुम भी जागोगे। इतने शोर में एक दूसरे को सुनना मुश्किल है। पलटकर ये पूछना भी कि अब्दुल्ला की शादी में बेगाने क्यों इतना उधम मचा रहे हैं। हम इसीलिए सो रहे हैं। हमारे लिए सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और अपनी खिड़की हमने खुद ही बंद कर ली है कि कौवे हमारी खिड़की पर दिन भर ताक लगाए बैठे रहते हैं। गौरैया कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। मेरी कहानियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। मैं उसके लिए खाना नहीं खरीद सकता, वो मेरे लिए पानी नहीं खोज सकती, हवा तक नहीं बदल सकती। हमारे हिस्से में अब रोशनी की एक भी किरण नहीं। हम अपने कमरे की हवा नहीं बदल सकते। हम इसीलिए सो रहे हैं। हम एक दूसरे को पाकर सब कुछ खो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं, पर हमारे पास एक दूसरे के साथ होने का सुकून है। हमारे पास एक दूसरे का एकांत है।